Hello students, today our topic is office tools. In this lecture we are going to discuss some basic concept related to spreadsheet, and in this lecture we will see how we can implement formulas in MS Excel also, and we'll see the difference between absolute cell referencing and relative cell referencing. So let's start. So स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले कल का पहले थोड़ा सा वीडियो जो कल बनाया था जो क्लास डिस्कस हुई थी उसको आज और हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि MS एक्सेल में फॉर्मूला कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ बेसिक्स उसके समझेंगे, और उसके बाद जब एक बार आप बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाएंगे तो फिर हम और फॉर्मूलेज को और जो फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं MS एक्सेल में उनको भी डिस्कस करेंगे। तो दो तीन बातें आज मैं आपको आज थोड़ा सा हम बेसिक बातों को समझाएंगे इसमें, और जो ज़रूरी वो आपको जानना समझना होगा। पहली बात तो ये कि जहाँ तक ऑपरेटर्स की बात है, फॉर्मूले में जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं तो ये ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। प्लस का साइन एज इट इज़ जैसे मैथ में यूज़ होता है, MS एक्सेल में भी यूज़ होता है। माइनस का साइन जैसे प्लस में जैसे मैथ में यूज़ होता है, MS एक्सेल में भी ऐसे यूज़ होता है। जहाँ तक मल्टीप्लिकेशन की बात है तो हम एस्टिक का साइन यूज़ करते हैं, स्टार मार्क करते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो हम डॉट या क्रॉस लगाते हैं, तो आपको डॉट या क्रॉस नहीं लगाना है MS एक्सेल में। और डिवाइड करने के लिए स्लैश का यूज़ करना है आपको, फॉरवर्ड स्लैश का साइन यूज़ करना है, इसका मतलब आपका डिवाइड होगा। और लेस देन के लिए हम जैसे मैथ में यूज़ करते हैं लेस देन, वैसे ही यहाँ भी यूज़ करेंगे लेस देन का साइन। ग्रेटर देन के लिए जो हम यूज़ करते थे ग्रेटर देन मैथ में एज इट इज़ यूज़ करेंगे हम यहाँ पर MS एक्सेल में भी। लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हम पहले लेस देन का साइन लगाएंगे फिर इक्वल का साइन लगाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए पहले ग्रेटर का साइन लगाएंगे फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स है जो आपको पता होना चाहिए जब हम अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। दूसरी बात ये थी कि फॉर्मूला अप्लाई करते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि आप फॉर्मूला हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है। फॉर्मूला जब कभी स्टार्ट होगा तो इक्वल से स्टार्ट होगा। आप इक्वल लिख रहे हैं किसी सेल में तो इसका मतलब आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक। दूसरी बात ये कि कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं या आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट उसे। जैसे सम के लिए आपको सम फंक्शन होता है, काउंट करना है आपको नंबर ऑफ़ सेल्स को या रोज़ को, तो आप काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कॉलम को भी काउंट कर सकते हैं। उसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको डिफरेंट सेल्स के बीच में तो आप मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। मिनिमम वैल्यू निकालनी तो मिनिमम फंक्शन का यूज़ करेंगे। एवरेज फाइंड आउट करना है तो फंक्शन होता है एवरेज। और कंडीशन के ऊपर आपको डिपेंडेंट अगर कुछ कैलकुलेट करना है तो आप इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। तो एक तो ये बात थी। दूसरा ये है कि ये देखिए, इसको समझ लीजिए, जो भी कुछ हम फॉर्मूला लिखते हैं वो फॉर्मूला बार में ऊपर दिखाई देता है। यहाँ FX लिखा हुआ है, पॉइंट आउट करके लिखा हुआ फॉर्मूला बार टू राइट फॉर्मूला। तो यहाँ फॉर्मूला बार दे रखा है तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, और अगर आप सेल में लिख रहे हैं तो यहाँ भी जो भी लिख रहे हैं वो फॉर्मूला बार में रिप्रेजेंट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सेल पर डबल क्लिक करेंगे फॉर्मूला लिखने के बाद तो जो भी फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है वो फॉर्मूला आपको सेल में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला बार बेसिकली फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है कि क्या फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है। और एक्चुअली सेल के अंदर आप सेल सेलेक्ट करोगे तो वैल्यू रिप्रेजेंट होगी, वैल्यू दिखाई देगी आपको। आपको उसका फॉर्मूला देखना है तो आप फॉर्मूला बार में जाके देख लीजिए, फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखाई देगा। और सेल में फॉर्मूला देखना है तो डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो अदरवाइज़ नहीं तो आपको सिर्फ फॉर्मूले का रिज़ल्ट होगा वही शो होगा। जैसे 200 रिज़ल्ट है, अब 200 रिज़ल्ट कैसे आया है, C4 इंटू D4 करके आया है, तो इक्वल टू C4 इंटू D4 कर रखा है, तो वो आपका रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है। तो एक सिंपल सी बात थी जो आपको समझना होगा। फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम डिफरेंट टैब में जाएंगे तो एक टैब का नेम ही फॉर्मूलाज है। तो वहाँ जाके डिफरेंट फार्मूला मिल जाएंगे आपको MS एक्सेल से रिलेटेड। आप उनमें से जो भी आपको सही लगे, जो आपको यूज़ करना है, जिसकी ज़रूरत है, आप उसको फॉर्मूले को देख सकते हैं। अच्छी बात यह है इसके अंदर कि आपको जब आप फॉर्मूले को सेलेक्ट करेंगे तो उसका सिंटैक्स आपको पता चलेगा वहाँ पर, और आपको पता रहेगा कि ये किस टास्क के लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और इसका सिंटैक्स क्या है। तो आप जैसे सिंटैक्स है आप उसको फॉलो कीजिए तो आपको पता रहेगा कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू पास करनी है, कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पास करनी है, तो ये क्लियर रहेगा आपका। इसके बाद अगर हम
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये मैंने कल भी बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, और ये है कॉपिंग फार्मूला इन एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल में जब कभी भी हम फार्मूला कॉपी करने की बात करते हैं, ठीक है, तो दो तरीके से कॉपी कर सकते हैं। एक है रिलेटिव सेल एड्रेसेस। देखिए कॉपी करने की ज़रूरत क्या है, मान लीजिए एक रो में आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया, सेम फार्मूला आप सेकंड रो में अप्लाई करना चाहते हैं। अलग बात है कि एड्रेस चेंज हो जाएगा वहाँ पर रो का, क्योंकि रो चेंज होगी, कॉलम मान लीजिए वही रहेंगे, तो आपका उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है दैट इज़ कॉल्ड द रिलेटिव सेल एड्रेसेस। तो आपको ड्रैग करना है, ड्रैग करने से ही वो फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा, नेक्स्ट रो के लिए अप्लाई हो जाएगा वो आपका। इसी तरीके से आप कॉलम पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एक कॉलम पर जो है फॉर्मूला अप्लाई किया, अदर कॉलम पर भी वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी आप फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब आप फॉर्मूले को कॉपी करते हैं तो वो फॉर्मूला फिर अदर सेल्स पर भी अप्लाई हो जाता है। इसको कॉपिंग फॉर्मूला इन एम एस एक्सेल बोला जाता है। तो उसका सबसे पहला जो टाइप है वो है रिलेटिव सेल एड्रेसेस। रिलेटिव सेल एड्रेसेस का मतलब ही यहाँ पर ये है कि आपने जब फॉर्मूला अप्लाई किया और रो या कॉलम को चेंज कर दिया, अगर हम रो वाइज बात करें, रो चेंज कर दिया आपने, तो ये आपका सेकंड रो पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कॉलम उतने ही रहेंगे आपके, सेम कॉलम रहेंगे, ठीक है। या रो पर अप्लाई किया तो एक रो पर अप्लाई किया तो सेकंड रो पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम सेम रहेंगे, रो चेंज हो जाएगी। और अगर आप कॉलम पर अप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम चेंज होगा, रो सेम रहेगी। तो इसको रिलेटिव सेल एड्रेसेस बोला जाता है, यानी ऑटोमेटिकली एक्सेल इसको कॉपी कर लेता है आपका। तो ये भी लिखा हुआ है, एम एस एक्सेल डज इट ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग द सेल रेफरेंसेस इन द ओरिजिनल फॉर्मूला टू सूट द पोजिशन ऑफ द कॉपीज दैट यू मेक। तो ओरिजिनली वो जो आपको ओरिजिनल फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर देता है नेक्स्ट रो के लिए या कॉलम के लिए। इट डज दिस थ्रू ए सिस्टम नोन एज रिलेटिव सेल एड्रेसेस, और इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, रिलेटिव सेल एड्रेसेस। रिलेटिव सेल एड्रेसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि रिलेटिवली देखिए उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट रो के अकॉर्डिंग जो भी सेल हैं या जो भी एड्रेसेस हैं उसके उस पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं कि दोबारा फॉर्मूला आप टाइप कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है। इसको रिलेटिव सेल एड्रेस बोला जाता है। एंड where why the column references in the cell address in the formula change to suit their new column position and the row references changes to suit their new row position। तो रो या कॉलम न्यू रो पोजीशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसा कि इस केस में है, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, जहाँ एरो मार्क कर रखा है उसे ड्रैग कर दिया, तो कॉलम ऑब्वियसली बात है चेंज हुए। तो जब कॉलम चेंज हुए आपके, ये देखिए ये रिलेटिव सेल एड्रेसिंग का एक एग्जाम्पल है। तो कॉलम चेंज होगा, ठीक है, लेकिन रो सेम रहेगी, और रो वाइज अप्लाई करेंगे तो रो सेम रहेगी, कॉलम चेंज होगा, तो दोनों में से कोई एक ही चेंज होगा, तो इसे रिलेटिव सेल एड्रेसेस बोला जाता है। ये देखिए एग्जाम्पल में समझाया हुआ है, जैसे कॉलम सी के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया आपने सम C3 to C8। अब आपने इसको जब ड्रैग किया तो फिर ये ड्रैग करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई D3 to D8 पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा सम का। आगे और ड्रॉ करेंगे तो ये E3 और E8 पर अप्लाई हो जाएगा, फिर F3 और F8 पर, और लास्ट तक आपने मान लीजिए ड्रैग किया है G3 और G8 तक, तो G कॉलम तक ड्रैग किया है तो G3 और G8 तक ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एड्रेसेस चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसको रिलेटिव सेल एड्रेसेस बोला जाता है, क्योंकि ये रिलेटिव फैशन में आपका वर्क करता है। ये देखिए इसे रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग बोला जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस का मतलब है कि आपको फिक्स कर देना है उसे, अब वो आप सेकंड में उसे यूज़ नहीं कर सकते एज इट इज़, मतलब अपने आप रो या कॉलम चेंज नहीं होंगे। सो द रो एंड कॉलम रेफरेंसेस डू नॉट चेंज व्हेन यू कॉपी द फॉर्मूला बिकॉज द रेफरेंसेस इज टू द एक्चुअल सेल एड्रेसेस। तो ये क्या होगा कि आप इसमें क्या है कि ये जैसे रिलेटिव सेल एड्रेसेस में क्या था कि फॉर्मूला नेक्स्ट रो या नेक्स्ट कॉलम के लिए अप्लाई हो रहा था, तो अगर आप ये चाहते हैं कि उस तरीके से अप्लाई ना हो तो आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस का मतलब है कि आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अब ये फॉर्मूला पर्टिकुलर उसी सेल पर अप्लाई होगा या उसी रो या कॉलम पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि अब ये रो और कॉलम फिक्स हो गए, अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते।
तो ये कैसे करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा आपको कि आपको सेल से पहले, जो सेल में जो एड्रेस है आपका रो और कॉलम, उससे पहले आपको डॉलर का साइन यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप रो से पहले डॉलर का साइन यूज़ कर रहे हैं तो रो फिक्स हो जाएगी, और कॉलम से पहले अगर साइन यूज़ कर रहे हैं तो कॉलम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी A5 है तो फॉर्मूले में आपने $8 $5 लिखा तो अभी फिक्स हो गया, इसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस बोला जाएगा। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, अब सेम सेल यूज़ हो गया आपका। तो आप इसे ड्रैग भी करेंगे तो ड्रैग करने पर ऑटोमेटिकली जैसे चेंज हो रहे थे तो वो चेंजेस नहीं होंगे जो रिलेटिव सेल रेफरेंसेस में हो रहे थे आपके। तो अब ये फिक्स हो गया कि ये फॉर्मूला इसी के लिए अप्लाई किया गया है। ये लिखा हुआ है, द रो एंड द कॉलम रेफरेंसेस डू नॉट चेंज व्हेन यू कॉपी द फॉर्मूला बिकॉज द रेफरेंसेस इज टू एन एक्चुअल सेल एड्रेसेस। सो एन एब्सोल्यूट रेफरेंसेस यूज $2 साइन इन इट्स एड्रेस, वन फॉर द कॉलम लेटर एंड वन फॉर द रो नंबर, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। ये देखिए, ये फॉर्मूला एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस के लिए है, ठीक है, जो आपने यूज़ किया है। अब एक आता है मिक्स सेल रेफरेंसेस। मिक्स सेल रेफरेंसेस क्या कहता है? मिक्स सेल रेफरेंसेस ये कहता है कि जिसके आगे देखिए डॉलर का साइन लिखा हुआ है वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, जिसके आगे डॉलर का साइन लिखा हुआ नहीं है वो रिलेटिव सेल रेफरेंसेस है। तो आपने $A5 लिखा है तो इट मीन्स आपने ए को फिक्स कर दिया, कॉलम को फिक्स कर दिया, 5 को फिक्स नहीं किया, यानी रो को फिक्स नहीं किया। या आपने लिखा $5 तो आपका ए फिक्स है, एक फिक्स नहीं है, आपका 5 फिक्स है आपका, ठीक है, तो 5 चेंज नहीं होगा। तो डॉलर का साइन का मतलब सिंपल सा इतना है कि आप उस रो या कॉलम को आप फिक्स कर देते हो आप, ठीक है, वो फिर रिलेटिव फैशन में वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए दोनों में से किसी एक को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसे मिक्स सेल रेफरेंसेस बोला जाएगा। जैसे $A5, ए के साथ तो डॉलर है, 5 के साथ नहीं, तो ये मिक्स सेल रेफरेंसेस का एक एग्जांपल हो जाएगा। या फिर $5, तो ए फिक्स नहीं है लेकिन 5 फिक्स है क्योंकि डॉलर का साइन 5 के साथ है, तो मिक्स सेल रेफरेंसेस बोला जाता है इसको। तो चलिए अब थोड़ा सा फंक्शन देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रिलेटिव सेल एड्रेसेस के थ्रू ही अप्लाई करेंगे। तो जैसे देख पा रहे हैं ये एक मार्कशीट है, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और मार्क्स हैं 80 में से, उसके साथ सब्जेक्ट इनरिचमेंट, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, पीरियोडिक टेस्ट, ये सब मार्क्स हैं और आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इन पर। अब फॉर्मूला अगर देखिए आप हॉरिजॉन्टली जाते हैं, रो वाइज जाते हैं, तो एक सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे मैं सम निकालना चाहता हूँ कि हिंदी में टोटल मार्क्स कितने आए हैं आपके आउट ऑफ 100, तो इसको हॉरिजॉन्टली सम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं ये चाहता हूँ 5 सब्जेक्ट का टोटल सम कितना है तो उसे वर्टिकली करना पड़ेगा, मुझे कॉलम वाइज इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इसको। तो फॉर्मूला आप रो वाइज और कॉलम वाइज किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑटो सम की। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ऑटो सम। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप कि आपने जैसे इसके अंदर ये अप्लाई किया है, डिफरेंट कलर लिए हैं, तो आप डिफरेंट कलर ले सकते हैं, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में समझाया जा चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा बताने की ज़रूरत है इसको। आज हमारा मेन फोकस फंक्शन पर रहेगा कि फंक्शंस या फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई किए जाते हैं, तो वो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि हिंदी के जितने भी मार्क्स हैं टोटल, चाहे वो थ्योरी एग्ज़ाम में आए, सब्जेक्ट इनरिचमेंट में, मल्टीपल असेसमेंट में, पोर्टफोलियो में, पीरियोडिक टेस्ट में, उसका हम टोटल करेंगे। और जब हम उसको ड्रैग करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ और साइंस में भी अप्लाई हो जाएगा। पहले हम ऑटो सम फीचर के थ्रू करेंगे, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले काम आपको ये करना होगा कि ड्रैग कीजिए, सेलेक्ट कीजिए एक रो और ऑटो सम पर जाइए, क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सम आ गए यहाँ पर, इसको आप ड्रैग कर दीजिए। तो ये रिलेटिव सेल एड्रेसेस का आप ये देखिए डबल क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मूला भी दिखाई दे जाएगा, ठीक।
और इसको चाहें तो आप ड्रैग भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है जो लिखा हुआ सम C10। आपने तो सिग्मा पर क्लिक किया था, एक्चुअली ये ऑटो सम का फॉर्मूला है। यहाँ फीचर है जिसमें आप क्या करेंगे, जैसे आप इस पर सिग्मा पर क्लिक करते हैं तो सम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। आप उसे कर भी टाइप करके भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ सम C10 टू EF10 मान लीजिए, C10 से लेकर F10 तक। कॉलन का साइन रेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कॉमा से हम सेल एड्रेसेस को सेपरेट करते हैं और हम कॉलन लगाते हैं तो इसका मतलब हम रेंज बता रहे हैं। रेंज का मतलब है C10 टू F10। C10 और F10 के बीच में जो भी आपके रोज़ हैं वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी C10, D10, E10, F10 ये आपको सेलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक। एक बार फिर से देखिए, इक्वल का साइन लिखा आपने, सम लिखा, सेलेक्ट कीजिए आपने C10 टू G10 कर दिया मान लीजिए आपने। पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और टैब की प्रेस करेंगे बाहर आने के लिए। टैब की बाहर आने के लिए प्रेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कॉमा लगाएंगे तो कॉमा का मतलब है C10 कॉमा D10 का मतलब C10 पर ही अप्लाई है, D10 पर भी है, E10 पर भी है, G10 पर भी है। तो कॉमा से हम सेपरेट कर सकते हैं सेल्स को। रेंज में क्या होता है, फिर फर्स्ट और लास्ट बताना होता है। तो इंटरमीडिएट जितनी भी सेल हैं वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट उसके अंदर हो जाती है, कंसीडर हो जाती है, उसके अंदर काउंट होती है उसके अंदर। तो इसको ड्रैग कर दीजिए, प्लस का साइन कॉर्नर पर जाइए और उसे ड्रैग कर दीजिए, जहाँ तक ड्रैग करेंगे वहाँ तक आ जाएगा। लास्ट में देखिए 0 आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें कोई डेटा नहीं है। दोबारा से एक बार देखिए, मैं ऐसे यहाँ तक ड्रैग करूँगा तो रिलेटिव सेल एड्रेसेस है चूँकि ये, तो ये कॉपी हो जाएगा। आउटपुट अपने आप में बता रहा है कि डिफरेंट है। अगर कॉपी नहीं होता तो सबका आउटपुट 68 ही आता, ठीक। तो ये हो गया आपका। यहाँ से नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो मैक्स मार्क्स का एक कॉलम बना लेते हैं। फॉर्मूला है मैक्स इक्वल टू का मैक्स लिखेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, रो वाइज अप्लाई कर रहे हैं तो C10 टू G10 ले लिया मैंने। देखिए मैक्सिमम मार्क्स 60 है, क्लियरली दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मिन मार्क्स हैं तो मिन मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, कॉलम का नेम दे दिए मिन मार्क्स। एक मिन मार्क्स ले लेते हैं, एक एवरेज ले लेते हैं। एक फंक्शन काउंट भी होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं हम। ये देखिए कल के वीडियो में बताया था, मैं आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तब तक आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको डाउट बना रहेगा। तो इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार फिर से। एवरेज ले लिया, और यहाँ ले लिया हमने ग्रेड ले लिया। चलिए ग्रेड इससे इम्प्लीमेंट होता है, कल भी बताया था, आज फिर बताएंगे इसको। इसमें फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू मिन और फिर रेंज सेलेक्ट करेंगे तो जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी काउंट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, इसको इक्वल लिखेंगे पहले, फिर मिन और फिर वैल्यू लिखेंगे इसके अंदर।
इसी तरीके से एवरेज मार्क्स लिखेंगे। एवरेज के लिए फंक्शन का नेम है एवरेज, और पैरेंथेसिस के अंदर रेंज सेलेक्ट करेंगे हम, जिसका हम एवरेज निकालना चाहते हैं। सेल के बीच में मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूँ C10 से लेकर G10 तक, C10 to G10 कर देंगे। 13.6 आ रहा है एवरेज, ठीक है। सेल का साइज़ कम करना चाहें कम कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट कर देंगे तो उसी सेल में डेटा आएगा आपका, ठीक है। ये सेलेक्ट किया हमने और ये रैप टेक्स्ट कर दिया। ये देखिए डेटा वहीं आ रहा है। इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये फॉर्मूला आपका और सेल्स पर भी अप्लाई हो जाएगा। ग्रेड की बात करते हैं तो ग्रेड के लिए फॉर्मूला है इफ़ के बाद लिखेंगे कंडीशन है S10 इज ग्रेटर देन 70। कंडीशन के ट्रू होने पर जो रिजल्ट चाहते हो वो, फिर कंडीशन के फॉल्स होने पर जो रिजल्ट चाहते हो वो। ये देखिए ये कंडीशन हो गई। दोबारा से देखिए, कॉमा लगाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कंडीशन है तो कंडीशन है तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर मैं कुछ नहीं लिखूँगा तो बाई डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही आएगा। यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा कंडीशन ट्रू होने पर क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ। मैंने यहाँ ए लिख दिया तो ए आंसर आएगा ट्रू होने पर, और फॉल्स आने पर कॉमा लगा के फॉल्स की वैल्यू डबल कोट्स के अंदर लिखिएगा मैसेज जो भी कुछ लिखना है। इसलिए ए को मैंने डबल कोट्स में लिखा है। अदरवाइज़ आप वैल्यू मेंशन नहीं करेंगे तो आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा, जैसा भी आ रहा था। तो अब क्या होगा, अगर S7 यानी मार्क्स टोटल आपका 70 से ज़्यादा है तो ए प्रिंट होगा, अदरवाइज़ बी प्रिंट होगा। तो मार्क्स तो 60 से कम है तो बी प्रिंट होना चाहिए, बी प्रिंट हो भी रहा है। अब इसे ड्रैग कर देंगे तो बाकी अदर सेल्स में भी फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। चारों फॉर्मूलों को मैंने एक साथ ही ड्रैग किया। ये देखिए सभी के सभी ड्रैग हो गए एक साथ, रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक ही हो गया, आपने मैक्सिमम निकाला, मिनिमम निकाला, एवरेज निकाला, ग्रेड निकाला। यहाँ पर एक काम और कीजिएगा, यहाँ पर एक फंक्शन होता है काउंट, ठीक है। तो काउंट फंक्शन होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए। तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये पता चल जाएगा कितनी वैल्यू है टोटल। जैसे यहाँ पर अगर आप वैल्यू पर जो कैलकुलेट कर रहे हैं कितनी वैल्यू, अगर आप C10 से G10 तक लेते हैं तो C D E F G टोटल 5 वैल्यूज़ हैं। तो इक्वल टू काउंट अगर आप करेंगे C10 to G10 तो आंसर 5 आएगा। तो ये भी सिलेबस में, इसको भी करके देखिएगा, ये होमवर्क है आपका, ठीक। वैल्यूज़ को रो वाइज अप्लाई कर लिया, आप कॉलम वाइज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कॉलम वाइज भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो जो भी मिन मैक्स के फॉर्मूले थे आप कॉलम पे लगाएंगे तो कॉलम पर अप्लाई हो जाएंगे, और ड्रैग तो उसी तरीके से करेंगे, ठीक। जैसे ये टोटल का है और ये है आपका मिन का है, आगे मैक्स भी निकाल सकते हैं। और मैक्स के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं इक्वल टू मैक्स, कॉलम सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए पैरेंथेसिस क्लोज और फिर एस्केप टैब की दबाएंगे तो बाहर आ जाएंगे हम सेल से। 72 आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, हैवी मैक्सिमम 72। इसी तरीके से एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज लिखेंगे, इक्वल टू करके एवरेज लिखेंगे, ये एवरेज वैल्यू आ गई इसकी। इसको ड्रैग कर देंगे तो देखिए ये अदर कॉलम पर भी अप्लाई हो जाएगा। एक एक करके कर सकते हैं, सबको एक साथ भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये देखिए एक एक करके कर रहा हूँ ताकि समझ में आपको क्लियरली आ जाए। तो स्टूडेंट ये आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।